सो हे गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। अब ये जो कहानी है ये है महाराजा विक्रम की। अब ये जो महाराजा विक्रम था ये अपने टाइम का बहुत शक्तिशाली राजा था। ये शक्तिशाली बहुत कम टाइम में बन गया था और इसका कारण क्या था कि इसके पास में एक अनोखी चीज थी और वो अनोखी चीज क्या थी? वो था एक जादुई घंटा। अब ये घंटा पहले तो इतना बड़ा था कि इसकी आवाज पूरे साम्राज्य में फैलती थी। ऊपर से ये हर एक घंटे के बाद अपने आप बजता था। मतलब ऐसे टाइम में जब किसी के पास कोई घड़ी नहीं होती थी, सिर्फ है ना सूरज को देख के ये लोग पता करते थे कि है ना दिन हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है। उस टाइम में ये जादुई घंटा इन लोगों को बहुत हेल्प करता था टाइम को सही से मैनेज करने में। जैसे एक बारी घंटा बजा तो राजा को पता है कि हाँ अब मुझे है ना जो भी अपनी कोर्ट सेशंस है वो रखने हैं। ठीक है, दूसरी बार घंटा बजा तो इसका मतलब अब मुझे क्या करने जाना है, अब अपनी जो भी प्रैक्टिस वगैरह है अस्त्र शस्त्र वाली वो मुझे करने जाना है। इस तरह से राजा भी अपने टाइम को सही से मैनेज कर पा रहा था, सेम विथ प्रजा। अब क्या हुआ कि जो ये घंटा था इसमें एक क्रैक आ गया, तो जिस कारण से ये सही से क्या हो रहा था, बज नहीं पा रहा था। इसलिए मंत्रियों ने जाके राजा को ये चीज बताई। राजा बोला कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, वैसे भी हम लोग अब तो टाइम को सही से अच्छे से मैनेज कर ही रहे हैं, तो इसको थोड़े टाइम बाद है ना सही करवाएंगे। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये घंटे ने बजना बंद कर दिया तो जो प्रजा थी उनमें एकदम से chaos मच गया। राजा की अपनी जिंदगी में chaos मच गया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या टाइम है, मुझे बहुत सारा काम करना है, क्या करना है, अभी पहले क्या बाद में करना है, अभी कौन सा टाइम हो रहा है। वो इस कारण से सब कुछ मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। इतना chaos मच गया कि जो पास वाला साम्राज्य था उसको ये सब चीजें पता चली, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन पे अटैक कर दिया और इतने शक्तिशाली होने के बाद भी ये लोग हार गए। अब मेरा सवाल तुम्हारे लिए ये है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो वो घंटा था वो राजा के लिए और उसकी प्रजा के लिए एक टाइम टेबल का काम कर रहा था? अब जो ये कहानी है इसको तुम्हारी लाइफ में उतार के देखते हैं। जो महाराजा विक्रम है वो हो तुम, और जो घंटा है वो है तुम्हारा टाइम टेबल। अब जब तक तुम अपने टाइम टेबल पे अच्छे से स्टिक थे, तुम उसको फॉलो कर रहे थे, तो तुम टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे थे, तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे थे और काफी शक्तिशाली थे, यानी कि बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट जैसे ही तुम्हें लगा कि हर चीज मैं खुद से मैनेज कर सकता हूँ, मुझे टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, और तुमने उसको छोड़ा, तो क्या हुआ, तुम्हारी लाइफ में एक केओस मच गया और जो दूसरा साम्राज्य है यानी कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस, उन्होंने तुम्हारी लाइफ पे अटैक कर दिया और तुम्हारा जो टाइम है वो उसमें वेस्ट हो गया। आई होप इस कहानी से और इस एग्जाम्पल से तुम्हें जो टाइम टेबल है उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई हो। अब इस वीडियो में आगे जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करूंगा मैं अपने टाइम टेबल पे, जो मैंने लास्ट के 2-3 महीने में फॉलो किया, और एक इफेक्टिव टाइम टेबल तुम्हें किस तरह से बनाना है और किस तरह से उसको अच्छे से फॉलो करना है उसकी। ठीक है, अब इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, तुम्हें भी पता है कि अब जैसे लास्ट का टाइम आ गया है तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है पीवाईक्यू सॉल्व करने की, और तुम में से काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि पीवाईक्यूज़ कहाँ से सॉल्व करने चाहिए और कितने साल के करने चाहिए। तो जो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री है उनमें तुम पिछले 37 ईयर्स के जो भी सारे पीवाईक्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स में तुम लास्ट 20-25 साल के ज़रूर से सॉल्व कर सकते हो। और रही बात पीवाईक्यूज़ कहाँ से सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ, तुम ओसवाल बुक्स की जो 37 ईयर नीट पीवाईक्यू बुक है उसको परचेज़ कर सकते हो। अब इसके कुछ खास फीचर्स ये हैं कि इसमें चैप्टर वाइज और साथ ही टॉपिक वाइज तुम्हें क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 100% ये अपडेटेड सिलेबस पे बेस्ड है। इसका जो सक्सेस रेट है नीट में काफ़ी हाई है। सिर्फ क्वेश्चंस ही तुम्हें इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, साथ ही रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स, निमोनिक्स, ये सब तुम्हें ये देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा इसमें फोकस किया गया है कि तुम्हारे जो कांसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएँ, तो उससे रिलेटेड भी तुम्हें टेक्स्ट देखने को मिलेगा इसमें। और साथ ही 100% एग्जाम रेडीनेस है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके तुम्हें डिटेल्ड सॉल्यूशंस, टू द पॉइंट सॉल्यूशंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब वीडियो में आगे मैं ये बात करूंगा कि मैंने क्या अपना टाइम टेबल फॉलो किया था लास्ट के 2-3 महीनों में, और इसके अलावा एक इफेक्टिव टाइम टेबल तुम्हें किस तरह से बनाना है और किस तरह से उसको इफेक्टिवली फॉलो भी करना है। ठीक है, अब इस टाइम तक जो मेरा सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका था और मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो सबसे पहले मैं उठता था मैं अराउंड 7:30 बजे के आसपास। उसके बाद 1 घंटे में मैं नहा लेता था और जो ब्रेकफास्ट वगैरह करना होता था वो कर लेता था। 8:30 बजे मैं लाइब्रेरी चला जाता था। 8:30 से फिर 11 बजे तक मैं जो अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज करता था और एनसीईआरटी पढ़ता था, जिनमें से जो आधा घंटा शुरुआत का है वो मैंने स्पेसिफिकली दिया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसको रिवाइज करने के लिए। इसके अलावा फिर जब मैं 11 बजे वापस घर आता था,
11 बजे आके फिर मैं उस टाइम पे लंच कर लेता था। अब तुम्हें थोड़ा-सा ये ऑकवर्ड लगेगा कि मैं 11 बजे लंच क्यों कर रहा था? बट मैंने इस तरह की हैबिट बना ली थी बिकॉज़ मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं कन्वेंशनल टाइम पे लंच करूँगा, यानी कि 1 बजे के आस-पास, तो फिर 2 बजे तक मुझे नींद आएगी और ये चीज़ मैं नहीं चाहता था। इस कारण से मैंने जल्दी लंच करना शुरू कर दिया था, ठीक है? देन फिर मैं एक शॉर्ट नैप लेता था और 12 बजे के आस-पास मैं वापस से लाइब्रेरी चला जाता था। फिर 12 से ढाई बजे तक मैं एक मॉक देता था या फिर मैं उसकी जगह रिवीजन कर लेता था, जो भी अपने नोट्स हैं, एनसीईआरटी है उसका, ठीक है? फिर मैं 10 मिनट का एक ब्रेक लेता था, फिर 2:40 से 5 सवा 5 बजे तक मैं फिर से एक दूसरा मॉक टेस्ट देता था या पहला मॉक टेस्ट देता था अगर मैंने पहले रिवीजन किया था तो, ठीक है? देन उसके बाद मैं फिर से घर आ जाता था और उसके बाद जो भी स्नैक्स वगैरह है वो करना, चाय वगैरह पीना, उसके बाद मैं 6 बजे वापस से लाइब्रेरी आ जाता था। 6 से 7 फिर मैं जो जेईई मेन्स के उस साल के पेपर थे, उनको सॉल्व करता था बिकॉज़ जेईई मेन्स और नीट में काफ़ी टाइम से क्वेश्चन्स सेम तरह के रिपीट हो जाते हैं, ठीक है? देन 7 से 9 बजे तक फिर से मैं एनसीईआरटी रिवाइज़ करता था और जो शॉर्ट नोट्स थे मेरे फिज़िकल केमिस्ट्री, फिज़िक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको मैं रिवाइज़ कर लेता था, ठीक है? फिर मैं 9 बजे वापस से अब घर आ जाता था। 9 से 12 ये 3 घंटे मैं देता था अपने टेस्ट एनालिसिस के लिए, जो मेरे 2 मॉक टेस्ट थे उनको उनकी मैं एनालिसिस करता था, जो अपनी मिस्टेक्स थी उनको रेक्टिफाई करता था और 12 बजे फिर मैं जो भी अपना डिनर वगैरह था, वो करके साढ़े 12 बजे के आस-पास मैं सो जाता था। सो इस तरह से मैं दिन के 13-14 घंटे निकाल पा रहा था अपनी स्टडीज़ के लिए। अब मैं तुम्हें ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम बिल्कुल मेरी तरह फ़ॉलो करो जो भी मेरा टाइम टेबल था बिल्कुल उसको फ़ॉलो करो। बट ये मैंने इसलिए तुम्हें बताया कि ताकि तुम्हें थोड़ा-सा आइडिया लग जाए कि तुम्हें अपना टाइम टेबल किस तरह से प्लान करना है, ठीक है? बट डेफ़िनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें ज़रूर से ध्यान रखनी है जब तुम अपना टाइम टेबल बनाओ और उस पे अब हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है अपना टाइम टेबल बनाते हुए, वो है अपने जो स्लीप का टाइम है और जो अपना खाने का टाइम है, उसको फ़िक्स कर देना। बाकी चीज़ें तुम फ्लक्चुएट कर सकते हो अपने दिन के हिसाब से या अपने जो टारगेट्स हैं उनके हिसाब से, बट इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल फिक्स रखना है। अगर तुम एक साउंड स्लीप लोगे, तो तुम्हारा दिमाग चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा, तुम सही डिसीज़न्स ले पा रहे होगे और सही तरह से चीज़ों को रिटेन भी कर पा रहे होगे। इसलिए खासकर अपने स्लीप और स्लीप आवर्स को ज़रूर से मेंटेन रखना, ठीक है? अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि तुम्हें 3 चीज़ों के लिए टाइम ज़रूर से निकालना है। पहला है रिवीजन, दूसरा है मॉक टेस्ट, तीसरा है एनसीईआरटी रीडिंग। अब तुम मेरा भी टाइम टेबल उठा के देखो तो मैंने अपना सारा टाइम सिर्फ इन 3 चीज़ों को ही डेडिकेट किया है। अब हो सकता है कि तुम्हारा सिलेबस थोड़ा-सा अभी बच रहा हो, तो भी तुम क्या कर सकते हो कि है ना इसके अलावा जो थोड़ा टाइम है वो अपना जो सिलेबस कंप्लीशन है उसको दे सकते हो। बाकी इन 3 चीज़ों को टाइम तुम्हें ज़रूर से देना है लास्ट के 2-3 महीनों में, ठीक है? अब एक-एक करके बढ़ते हैं इन पे, तो सबसे पहले तो रिवीजन। अब तुम्हें पता है कि रिवीजन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं पिछले वीडियो में इस पे डिटेल में बात कर चुका हूँ। अगर तुम्हें रिवीजन किस तरह से करना है वो जानना है, तो मैं तुम्हें लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके देख सकते हो वो वीडियो। बाकी लास्ट के टाइम पे तुम जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हें ये चीज़ें रिटेन रहेंगी और उतना अच्छा तुम एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म करने वाले हो, ठीक है? दूसरी चीज़ है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तुम्हें हर दिन 1 मॉक टेस्ट देने की ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। अगर तुम एक को मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से, तुम्हारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ हो चुकी हैं, तो तुम 2 मॉक टेस्ट 1 दिन में भी दे सकते हो मेरी तरह, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ ज़रूर से ये ध्यान में रखना कि सिर्फ़ तुम मॉक टेस्ट को ही टाइम ना दो, मॉक टेस्ट के एनालिसिस को भी टाइम दो, ठीक है? जो है वो है एनसीईआरटी रीडिंग। अब एनसीईआरटी रीडिंग सेल्फ जस्टिफाइड है, जितना तुम लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हें एनसीईआरटी रिटेन रहेगी और उतना ज़्यादा तुम्हारे चांसेस होंगे, तुम सवाल सही कर पाओगे, खासकर बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि तुम्हें जो अपना वीक सब्जेक्ट है, उसके लिए अलग से थोड़ा-सा टाइम डेडिकेट करना है। जैसे कि मैंने अपना बताया कि मेरी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, उसकी एनसीईआरटी मुझे याद नहीं होती थी। तो मैंने क्या किया था कि जो साढ़े 8 से 9 या साढ़े 9 तक का टाइम था, वो मैं स्पेशली देता था जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, उसको पढ़ने को और मैं ये हर दिन करता था। जिस कारण लास्ट तक मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी थी, वो अच्छे से रट गई थी। चौथा पॉइंट है, अपने आप को छोटे-छोटे ब्रेक ज़रूर से दो। अब जो मैंने ये तुम्हें 2-2 ढाई-ढाई घंटे के एक साथ मैंने जो अभी स्लॉट्स बताए थे, उनमें भी मैं बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ज़रूर से लेता था और ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारी एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए। बहुत सारे रिसर्चेज़ भी ये सब चीज़ें प्रूव कर चुकी हैं। बस एक चीज़ ध्यान में ये रखना कि इन ब्रेक्स के टाइम पे तुम सोशल मीडिया वगैरह
या टीवी वगैरह देखना अवॉइड करो, क्योंकि वो बहुत एकदम से तुम्हें डोपामाइन स्पाइक दे देंगे, जिस कारण से फिर तुम पढ़ने जाओगे तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब जो 5वां पॉइंट हमारा कहता है वो है कि नेवर मेक अ रिजिड टाइम टेबल। देखो, रिजिड टाइम टेबल बनाने के पीछे जाओगे ना तो क्या होगा कि मान लो अगर तुमने ये टाइम टेबल में लिखा कि मैं 7 बजे उठूँगा, 7 से 8 मेरा ये पढ़ाई का स्लॉट होगा। अब अगर तुम 7 बजे नहीं उठे, तुम साढ़े 7 बजे उठे, तो क्या होगा कि तुम्हारा वो स्लॉट खराब होगा। अब तुम उसको पढ़ने जाओगे तो तुम्हारे जो आगे के स्लॉट्स होंगे वो भी खराब होंगे और तुम्हारा जो दिन होगा वो लेस प्रोडक्टिव होगा। इससे बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम सिर्फ टारगेट वाइज़ पढ़ो और जो पहले के पॉइंट्स मैंने तुमको बताए हैं, उनको ध्यान में रखो। मैंने भी यही किया था। मैं क्या करता था कि जो अपने टारगेट्स थे, उनको पूरा करने पे ध्यान देता था और जो पहले के पॉइंट्स तुम्हें बताए, उनको ध्यान में रखता था। जिस कारण से मेरा एक रूटीन बन गया था और उस कारण से मेरा जो ये टाइम टेबल था, वो खुद से बन के आ गया था। सो यही था आज का वीडियो। अब तुम कमेंट्स में बता के जाना कि तुम इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करके टाइम टेबल बनाने वाले हो या नहीं बनाने वाले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।